पद पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुखबीर गुरदासपुरी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व जल दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। ब्रॉयलर मुर्गियों की देखरेख व प्रबंधन कार्य। केले के उद्यानों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी एवं अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यदि जल न हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए पूरा विश्व सामूहिक रूप से आज के दिन यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाता है। और हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित ही है। आज हम विश्व जल दिवस के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के लिए लाए हैं ये विशेष प्रस्तुति। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी एवं अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल न हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाए। इसलिए तो कहा गया है जल ही जीवन है। ताजा जल यानी कि फ्रेश वाटर के महत्व एवं महत्ता की जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मार्च सन 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस वर्ष का विश्व जल दिवस का मुख्य एजेंडा ताजा पानी का स्थायित्व प्रबंधन किस प्रकार किया जाए जिससे कि ताजा पानी की भरपूर उपलब्धता इस धरती पर हमेशा बनी रहे। आप लोगों की जानकारी हेतु बता दूं कि पृथ्वी पर मात्र 2.5% ताजा जल ही उपलब्ध है तथा शेष 97.5% जल लवणीय है जो कि समुद्र जल के रूप में उपस्थित है। यानी कि भूमंडल का 2/3 भाग समुद्र के रूप में जल से घिरा है और जल का चक्र समुद्र से हवा और फिर हवा से समुद्र में बराबर चलता रहता है। फिर भी हमारे उपयोग का जल सीमित है। संपूर्ण उपलब्ध जल का 1% से भी कम जल हमारे पीने, फसलों की सिंचाई व हमारे अन्य उपयोग में आता है। हमारे उपयोग में आने वाले इस जल का करीब 69% भाग दुनिया के लोग फसलों की सिंचाई में उपयोग करते हैं, जबकि हमारे देश में करीब 90% भाग सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। जहां तक अपने देश की बात है, प्रतिवर्ष लगभग 3840 अरब घन मीटर वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी इसका 65% भाप एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है तथा शेष 35% जल यानी 1340 अरब घन मीटर हमारे लिए काफी पर्याप्त है, क्योंकि जो देश में पानी की मांग है वह आज के समय में केवल 605 अरब घन मीटर ही है, परंतु उसका भी 50% जल बहकर नाले,
नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। जहां हमारे देश में सन 1951 में प्रति व्यक्ति 5177 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी, वहीं सन 2011 में प्रति व्यक्ति 1545 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी और यह परिस्थिति रही तो सन 2025 में 1340 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति उपलब्धता रहेगी। लगभग हमारी कृषि भूमि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है और हमारी खेती तथा अन्य धंधों के लिए पानी की उपलब्धता मुख्यतः इन स्रोतों से होती है। वर्षा से, नहरों से, नलकूपों से, कुओं एवं तालाबों से देश में प्राप्त होने वाली वर्षा का लगभग 90% से भी अधिक भाग मॉनसून के 50 से 80 दिन की अल्प अवधि में ही प्राप्त होता है, जो देश की भौगोलिक विविधता के कारण असमान रूप से वितरित होती है। मॉनसून कहीं बरसता है तो अनावश्यक रूप से कई दिनों तक बरसता ही रहता है और कहीं हफ्ते दर हफ्ते वर्षा की एक बूंद भी नहीं दिखाई पड़ती। ये दोनों ही परिस्थितियां विकट एवं संघर्षपूर्ण होती हैं। प्रथम परिस्थितियों में वर्षा का अधिकांश जल फालतू रूप से बहकर खेत के बाहर चला जाता है और साथ में प्रकृति द्वारा सैकड़ों सालों में निर्मित अमूल्य एवं उपजाऊ मिट्टी का काफी भाग बहा ले जाता है। दूसरी परिस्थितियां तो और भी विकट हैं। इसमें नमी की कमी के कारण फसल की समय पर बुआई नहीं हो पाती और यदि हो भी जाए तो फसलें पकने की अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। देश व प्रदेश की बढ़ती आबादी के भरण पोषण के लिए अतिरिक्त अन्न उत्पादन की भारी चुनौती हमारे सामने है, जिसके लिए वर्तमान प्रति इकाई उत्पादन स्तर बढ़ाना होगा, जो सिंचित खेती से ही संभव हो सकेगा। देश में खेती की जाने वाली भूमि का करीब 62% भाग सिंचित है, जिसे और आगे बढ़ाए जाने की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। देश की अधिकांश छोटी एवं मध्य साइज की नहरों में पानी का अकाल सा हो गया है। जिन नहरों में पानी उपलब्ध है उसका 50% और कई बार तो इससे भी कम पानी फसलों को मिल पाता है। शेष इधर उधर वह कर या रिस्क कर व्यर्थ चला जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार काफी हद तक हम लोग ही हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके समानुपातिक रिचार्ज न होने के कारण भूजल का स्तर प्रति वर्ष 4 से 5 फीट भूमिगत जल स्तर खिसकता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कुएं एवं ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं। प्रदेश के कई भागों का भूमि जल लवणीय, क्षारीय व समस्याग्रस्त है, जिसके उपयोग में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई जल पलावन विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25 से 30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में बदलाव नहीं ला पाए हैं, जिसमें ऐसी फसलों एवं तकनीक का समावेश हो जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अब तक सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक है कि हम सभी आने वाले दिनों में पानी की किल्लत की गंभीरता को समझें। उसके लिए पानी अनावश्यक खर्च को रोकें तथा उसका उचित प्रबंधन कर ताज़ा जल का संरक्षण करें। इस हेतु बताई जा रही बातों को अमल में लाने की आवश्यकता है। इस संसाधन के समुचित संरक्षण एवं उपयोग से संबंधित कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें किसान भाई अकेले अर्थात व्यक्तिगत आधार पर कर सकते हैं, परंतु बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जन भागीदारी के साथ करने पर ही पूरी सफलता मिल पाएगी। अतः ऐसे कार्यों को जन भागीदारी से ही किया जाए, जिसे हम जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाकर संरक्षित कर भविष्य में होने वाली जल किल्लतों को कम कर सकते हैं। इस हेतु जल संरक्षण उपाय वाली तकनीकियों जैसे वाटर सेट प्रबंधन के तहत कंटूर, चेक डैम, मेड़बंदी, कृषि वानिकी के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग करके ताज़ा जल को संरक्षित कर सकते हैं। सिंचाई स्रोतों का क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग। किसान भाइयों, अतः हम अपने पीने और फसलों की सिंचाई इत्यादि कार्यों हेतु ताज़ा जल का ही उपयोग करते हैं, जिसका 80% उपयोग केवल फसलों के प्रयोग में आता है। अतः इस जल की बर्बादी को रोकने हेतु परंपरागत सिंचाई पद्धतियों को दरकिनार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई से अधिक कृषि क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए तथा जल के सबसे अधिक उपभोग करने वाली फसलें धान में श्री पद्धति को बढ़ावा तथा गेहूं गन्ना फसल चक्र में FIRB तकनीक को अपनाकर हम जल पर बढ़ते दबाव को कम कर सकते हैं। अत्यधिक पानी चाहने वाली धान की फसल में अनायास और अधिक पानी न लगाएं, बल्कि जब खेत से पानी लुप्त हो जाए तब उसमें 5 सेंटीमीटर गहरा पानी लगाएं।
लाइनों में बोई फसल में 2 लाइनों के बीच नालियों में या कम से कम एक के बाद दूसरी नाली में सिंचाई करें। सिंचाई का पानी फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर ही दें और जितनी आवश्यकता हो उतना ही दें। कम पानी चाहने वाली आर्थिक दृष्टि से लाभकारी फसलों का समावेश अपने फसल चक्र में करें, जैसे अरहर, चना, मसूर, सरसों, तिल आदि। कच्ची नालियों से बहाव रिसाव रोकने के लिए पक्की नालियां बनाएं या पाइप के द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाएं। सिंचाई की फव्वारा, स्प्रिंकलर या टपक ड्रिप सिंचाई जैसी दक्ष पद्धतियां प्रयोग में लाएं। धरती को प्राप्त होने वाले जल के मुख्य स्रोत वर्षा के जल का संरक्षण, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में नारे के अनुरूप जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के सिद्धांत पर करें और जल के एक एक बूंद का सार्थक एवं संरक्षण उपयोग करें। बरसात में भूजल की रिचार्जिंग बेसिन, रिचार्ज कुएं, चेक डैम, रिसाव तालाब आदि के द्वारा किया जाए। जल संरक्षण एवं इसके सक्षम उपयोग के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वृक्षों की अनावश्यक कटाई को स्थापित किया जाए और कृषि एवं सामाजिक वानिकी क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए। इससे भूमि मरुस्थलीकरण से बचेगी, वर्षा अच्छी होगी और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। इसी से हमारी कृषि एवं सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। यही विश्व जल दिवस का उद्देश्य भी है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में केला की खेती बहुत से क्षेत्रों में की जाती है। जिन किसानों ने केला की रोपाई की होगी वह बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी और इन अवस्थाओं पर इसमें कुछ समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, तभी आप अधिक उपज ले सकते हैं। तो वर्तमान में केला उद्यान में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. बिसेन। सबसे अच्छी फसल जो आती है वो जुलाई अगस्त के प्लांटेशन पे जाती है। एक केले के पौधे को साल भर में 800 ग्राम यूरिया लगेगी, 625 ग्राम सुपर फास्फेट लगेगा और आपका 200 ग्राम पोटास खाद लगती है। और इसके साथ साथ आपकी 20 से 40 किलो तक सूखी गोबर की खाद एक, और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है आपका, उसको आप 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आपको डालना है। इसके बाद जो यूरिया खाद है आपकी, उसको जब आप पौधा लगा देंगे उसके 1 महीने बाद 200 ग्राम खाद डालना है। इस प्रकार 4 भागों में करके उसको 1-1 महीने के अंतर से पूरी 800 ग्राम खाद डाल देना है। और 100 ग्राम जो पोटास आपका बचता है, 9वें महीने में जब केले में हमारा फूल आना चालू होता है, फूल आने के पहले आप देखेंगे उसमें से एक पत्ती निकलती है जिसको फ्लैग लीफ कहते हैं, तिरंगा मतलब। उससे में आप समझ जाएंगे कि इसमें फूल आने वाला है। उससे आपके पास जो 100 ग्राम पोटास खाद बची है उसको उस समय डालना अति आवश्यक है। इस तरह से आप खाद का केले में मेंटेनेंस कर सकते हैं। और पानी, जो केला है बहुत पानी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा वाष्पन इसमें होता है। इसलिए ज़मीन की कंडीशन क्या है उस हिसाब से पानी दिया जा सकता है। अगर ज़मीन आपकी लाइट है तो आपको पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा।
इसलिए ठंड के दिनों में आप 8 दिन के अंतराल में रखिए, और उसके बाद गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप उसको 6 दिन के अंतराल में रखिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी जब आपकी मई जून में बढ़ जाती है तब पानी का अंतराल आप कम करके 2 से 3 दिन में भी दे सकते हैं। इसको लाइफ सेविंग इरिगेशन भी कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 48 तक टेम्परेचर पहुँच चुका है, तो आप पानी का अंतराल घटा के 2 दिन भी कर सकते हैं। केले में जो मुख्य बीमारी है वो बंची टाप कहलाती है। इसमें आप देखेंगे केले में छोटा जब केले का पौधा रहेगा, पत्ती बहुत सारी आपको एक जगह निकली हुई इकट्ठा दिखाई देंगी, तो आप समझ जाइए बंची टाप केले की बीमारी आ गई है। उसमें कोई मोह न करके उस पौधे को आप निकाल के अलग कर दें या गड़ा दें, क्योंकि वो वायरस वाली बीमारी और फैलती है इसमें, इसलिए उसको अलग कर दें आप और गड़ा दें, नष्ट कर दें। धूप की तेज़ गर्मी हवाएं चलती हैं, इसलिए विंड ब्रेकर्स लगाना हमको बहुत ज़रूरी है। इसलिए केले का जब भी आप प्लांटेशन करें तो उसमें केले का जो फील्ड में आप 5 मीटर की दूरी से चारों तरफ खेत के सस्बेनिया नामक एक पौधा आता है जो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है ना। जैसे आप केला लगाएंगे उस समय अगर आप सस्बेनिया लगा देंगे तो 9 महीने में पौधा बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा और चारों तरफ से आपके खेत को घेर लेगा, और गर्म हवाएं के थपेड़ों से और गर्मियों से आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। उसके साथ साथ जो उसमें लकड़ी निकलती है वो आपके केले का घेर जब निकलेगा आपका, उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि केले की जो जड़ें रहती हैं उथली रहती हैं और थोड़े से ही हवा के झोंके से वो गिर जाता है पौधा आपका, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस लकड़ी से आप केले के बंच को सपोर्ट देके अपनी फसल को बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपका उत्पादन बहुत अच्छा आएगा केले का। कुक्कुट पालन में जो किसान मांस हेतु मुर्गियों का पालन करते हैं वह इस व्यवसाय से अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वह चूजों को लाने के पूर्व तथा चूजों के लाने के बाद बेचने तक का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जैसे कि उनके आवास का प्रबंधन, उपयुक्त तापक्रम नियंत्रण, टीकाकरण, आहार प्रबंधन आदि। यदि इन क्रियाओं पर लापरवाही करते हैं तो उनकी मुर्गियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे मुर्गी पालकों को हानि उठानी पड़ती है। अंततः इन क्रियाओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा कैसे करें, जानते हैं शासकीय पशु चिकित्सालय भाटापारा के पशु चिकित्सक डॉक्टर MS कुरैशी से। ब्रायलर पालन अर्थात मुर्गियों का पालन मांस के लिए, तो हमारा मुख्य इसमें उद्देश्य होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक मुर्गी से या मुर्गा जो भी हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मांस की प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए हमें महत्वपूर्ण मैनेजमेंट कहते हैं जिसे व्यवस्था, उनका ध्यान देना होता है। तो हम शुरुआत करेंगे आप चूजे की व्यवस्था से। चिक्स अर्थात चूजा, जब हम एक दिन का चूजा हम मंगाते हैं तो हम जैसे ही हमने चूजा मंगाया तो चूजे के आने के पहले की हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। जैसे शेड में जब हम चूजा लेने वाले हैं पहले उसकी पूरी तरह साफ सफाई की जाए, चूने की लिपाई की जाए और पूरे कमरे में कीटाणुनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करके पूरे कमरे को डिसइंफेक्ट किया जाए, कीटाणु रहित किया जाए। तो प्रथम चूजे के 3 दिनों में हम उसमें भूसे के ऊपर पेपर बिछाते हैं जिससे कि चूजे को दाना चुगने में आसानी हो। अभी बर्तनों का इस्तेमाल 3 दिन लगभग नहीं किया जाता, तो भूसा है उसके ऊपर पेपर बिछाना है। चिक्स आने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे दाना और पानी उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता करें। दाना उपलब्ध कराएं, पानी साफ इस्तेमाल करें। तो चिक्स अवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ पानी के अलावा तापमान। तो चूजे को जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट शुरू के 3 दिनों में होती है। तो हमें कैसे भी करके शेड के अंदर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मेंटेन करना चाहिए। तो इससे चूजे आसान रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, आसानी से रहेंगे और दाना और पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, उनके शरीर में वजन में वृद्धि होगी। और दूसरी बात, जैसे मैंने वजन की कही, तो वजन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो प्रथम सप्ताह से लेकर 10 दिन तक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्री स्टार्टर कहते हैं। दाना जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्री स्टार्टर कहलाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो हम इसे चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी कंपनी हो के अच्छे दाना इस्तेमाल करें जिससे प्रथम सप्ताह का वजन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो पहले हमने प्री स्टार्टर इस्तेमाल किया और अगले 10 दिन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं स्टर। इसमें प्रोटीन की मात्रा प्री स्टार्टर से कम होती है। और आखिरी में हम इस्तेमाल करते हैं फिनिशर। लगभग 900 या 1 किलो के आसपास हम फिनिशर फीड स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे अधिक मात्रा में लगता है। तो इस तरीके से
हम प्रथम सप्ताह में चूजे का देखभाल करते हुए मृत्यु दर को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारी अगला स्टेप आती है जिसमें बीमारियों का, तो हम इसके लिए समय समय पर मुर्गियों को वैक्सीनेशन करते हैं, टीकाकरण करते हैं। तो कुछ हैचरियों से ही चिक्स पहले दिन ही वैक्सीन होके आता है और कुछ हैचरियों से नहीं भी आता है। तो इस हिसाब से हम सोचेंगे कि नहीं आया तो हम आपको ऐसा बताएंगे। तो इसमें पहला वैक्सीनेशन होता है इसमें रानीखेत एनडी डिजीज़ का, न्यू कैसल डिजीज़ का। तो हमको पहले सप्ताह में ही किल्ड एनडी लगाना चाहिए, जो कि पहले सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाए। किल्ड वैक्सीन रहेगी एक एनडी की, और साथ में इसमें B1 या F1 स्ट्रेन की वैक्सीन पानी में मिलाकर बर्फ़ के साथ देना होता है। तो ये पहले सप्ताह की वैक्सीन हुई। ऐसे ही 18वें से 19वें दिन पे एनडी की ही एक बीमारी है जिसे कि कहते हैं, एक स्ट्रेन है लासोटा कहते हैं, तो हमें लासोटा वैक्सीन का पानी में इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी होती है IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। इसका हमें 12वें दिन पानी में इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से ये 4 वैक्सीन के द्वारा हम आसानी से अपने ब्रॉयलर मांस के लिए पालन जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं, सारी बीमारियों से बचे हुए। तो मुख्यतः 38 से 40 दिन में 2 किलो वजन के ब्रॉयलर की प्राप्ति होती है। अब आने वाला समय गर्मियों का है, तो गर्मियों के लिए कुछ विशेष रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस विशेष रखरखाव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाहर का तापमान है वो अत्यधिक हो जाता है और हमारे एरिया में 45 डिग्री तक जाता है। तो इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि शेड के अंदर हम ठंड की व्यवस्था करें। ब्रॉयलर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है इनका, इसलिए भी उनको गर्मी भी बहुत अत्यधिक महसूस होती है। तो इसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं कि आप जिस शेड में है तो शेड के ऊपर हम हरा का बिछाव करें और उस पर पानी रखें, पानी चलने दें। ड्रिप पाइप का इस्तेमाल करते हुए गीला रखें, तो उससे छत ठंडी रहेगी और मुर्गे को थोड़ी गर्मी एहसास कम होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम लागत में हमें करना है, इसलिए सामान्य स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे अगर पालन की बात करें तो हमें पानी पर्दा जिसे हम बोरा कहते हैं, उसे हम एक सिंगल लेयर का बनाकर शेड की दोनों तरफ लटका सकते हैं और उस पर लगातार पानी चलता रहे। इससे शेड में जो आने वाली गर्म हवाएं हैं उस गीले बोरे से टकराएंगी और ठंडी होकर अंदर आएंगी। इससे इस तरीके से ऊपर से और साइड से और अंदर कुछ पंखों की समुचित व्यवस्था अगर हम करें तो गर्मी से ब्रॉयलर को बचाया जा सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ETV स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 5 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना है तथा प्रदेश के किन्हीं क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अतः किसान भाई विशेष सावधानी बरतें। पकी हुई फसलों को अति शीघ्र कटाई करें, खलियान में भंडारण कर सुरक्षित करें।
देर से बोई गई गेहूं की फसल में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। बारिश की संभावना होने पर किसान भाई सिंचाई ना करें। इस समय तोरिया, सरसों व आलू के खेत खाली हो रहे हैं। इन खाली खेतों में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, तरोई, कद्दू, ककड़ी, टिंडा, भिंडी एवं मूंग आदि की बोनी का कार्य करें। पिछले दिनों लगातार बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है। अतः आम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था पर 100 ppm की दर से प्लेनोफिक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बाग में सिंचाई रोक दें जिससे कि अधिक से अधिक बौर आ सकें। मौसम खुलने पर बीज के लिए बोई गई फसल से विजातीय पौधों को निकालकर अलग करें। वर्षा रुकने के पश्चात उच्च तापक्रम एवं आर्द्रता होने पर दलहनी फसलों में कीट प्रकोप की संभावना है। अतः फसल की निगरानी करें एवं निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह लें। इस समय मिर्च, टमाटर, बैंगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों का प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पथरिया, जिला दमोह के कृषक रामदयाल यादव ने। यह गाय की गिर नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रामदयाल यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत गौ पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। और जो दुधारू नस्लें हैं भारतवर्ष की, उनमें गिर गाय जो कि गुजरात उनका मूल स्थान है, यह गाय लाल रंग की होती है और गुजरात राज्य के जूनागढ़, काठियावाड़ जिले में यह पाई जाती है। और इसका दुग्ध उत्पादन देसी गाय की तुलना में अच्छा होता है। तो चयन के रूप से यह गिर गाय जो होती है अति सर्वोत्तम मानी जाती है। अब आइए देखते हैं कल के मुख्य अंश। मूंगफली फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।